हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, यूपीएससी सीएसई 2026-27 के पीटी प्लस मेंस के जॉइंट प्रिपरेशन को लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस प्रारंभ की गई थी। आज उसकी छठी कड़ी है और इस छठी कड़ी में आज हम लोग एंग्लो मराठा वार को लेकर के डिस्कशन करेंगे। आंग्लो और मराठा के बीच में 3 वार होते हैं और इन तीनों वार में अंततः किस प्रकार ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना होती है और किस प्रकार मराठा साम्राज्य ढह जाता है, इसको लेकर के क्या करेंगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे पूर्व इंडिया इन 18 सेंचुरीज के विभिन्न पक्षों को देखा गया था। किस प्रकार बंगाल में ब्रिटिश का आगमन होता है, किस प्रकार 1765 की दीवानी, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होती है। इसके बाद साउथ इंडिया में 3 बड़ी शक्तियाँ थी जिनमें मैसूर का हैदर अली एवं टीपू सुल्तान, दूसरा मराठा साम्राज्य और तीसरा फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसियों को लेकर के जो क्लासेस है वो पांचवी जो क्लासेस लेक्चर था उसमें दिया गया था। आज हम लोग दक्षिण की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति जिन्होंने मुगल सत्ता के सामने सारी चुनौतियों को स्वीकार किया था, मुगल सत्ता को तो उन्होंने टिका दिया था, लेकिन ब्रिटिश सर्वोच्चता के सामने वे टिक नहीं पाए और अंततः मराठा साम्राज्य या पेशवा का पद समाप्त हो गया और मराठा साम्राज्य का अंत भी हो गया। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले साथियों, एंग्लो मराठा वार 1775 से लेकर के 1818 तक चला था, ये तो ठीक है। आज हम लोग मराठा साम्राज्य को लेकर के थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, अर्थात इसके बैक में जाकर के थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। मराठा साम्राज्य को मूल रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है अकॉर्डिंग टू ये विभिन्न पीरियड में जिस प्रकार स्थापित हुआ या विभिन्न पीरियड में जिस प्रकार इसका शासन चलाया गया उसके हिसाब से। अगर हम बात करें मुगल काल में क्या हुआ था, तो मुगल काल में 1627 में शिवाजी के द्वारा मराठा साम्राज्य स्थापित किया जाता है। किसके ऑपोजिशन को लेकर के? एक तो मुगल सत्ता के विरोध में और दूसरा बीजापुर के शासक या अहमदनगर के शासक के विरोध में इसके स्थापना की जाती है। तो मुगल मराठा साम्राज्य है वो शिवाजी के काल से लेकर के राजा राम और शिवाजी द्वितीय के काल, जो कि 1707 तक का जो काल है, यहाँ एक अलग प्रकार का समय पाया जाता है मराठा साम्राज्य में। इस समय इनका जो मुख्य विरोधी है वो है मुगल सत्ता से डायरेक्ट संग्रह, और इस समय जो पावर ऑफ अटॉर्नी है मराठा साम्राज्य का वो किसके हाथ में रहता है? तो वो किंग के हाथ में या राजा के हाथ में, या जो सेनापति हैं अर्थात जो मूल सेनापति हैं उनके हाथ में पाया जाता है। जैसे शिवाजी के बाद संभाजी के बाद राजा राम के बाद शिवाजी द्वितीय, इन सबके पास क्या देखा जाता है ना, शक्तियाँ पाई जाती थी। वहीं 1707 जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और शाहू को भी छोड़ दिया जाता है, और जब शाहू का प्रवेश होता है दक्षिण में, तो 2 प्रकार की स्थितियां पाई जाती हैं। अर्थात शाहू के आने से पावर उसका क्या होता है ना, पावर का भी आप कह सकते हैं शिफ्टिंग हो जाता है, पावर का शिफ्टिंग हो जाए, और जो ये ऑथोरिटी है, सत्ता का जो पावर की ऑथोरिटी है, अब शिफ्टिंग होकर के पेशवा के पास चला जाता है। पेशवा में भी 3 पेशवा आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें बालाजी विश्वनाथ, पेशवा बाजीराव और बालाजी बाजीराव। 1761 तक हम बात कर रहे हैं, 1713 से लेकर के 1761 के काल तक ये 3 पेशवा हुए, इनके हाथों में पावर रहा। इस समय छत्रपति के हाथों में पावर कम हो गया और पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। इन पेशवाओं के द्वारा, जिनमें बालाजी विश्वनाथ या पेशवा बाजीराव कहेंगे या बालाजी बाजीराव कहेंगे, इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाया। दिल्ली तक इन्होंने आक्रमण किया और एक बड़ा सा हम कह सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर अगर मराठा साम्राज्य को ले जाया गया तो इन्हीं पेशवाओं के माध्यम से ले जाया गया था। अब तीसरा चरण उस समय प्रारंभ होता है जब तीसरा पानीपत, थर्ड पानीपत का जो बैटल है वो समाप्त होता है 1761 में, और इसके बाद बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। इसके ठीक बाद माधवराव क्या है वो पेशवा बनते हैं।
उनकी भी तुरंत मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद जो है समय काल बदलना चालू हो जाता है। अर्थात इसके बाद जो है माधव नारायण राव जो है वो क्या बनते हैं, 1761 से लेकर के 72 तक वे जो है पेशवा नियुक्त होते हैं। लेकिन इसी समय से जो है क्या है ना, मराठा संघ का जो है क्या है ना, शक्ति मराठा संघ में जो है शक्ति जो है क्या हो जाती है, विकेंद्रित हो जाती है। अब पेशवा का पावर कम हो जाता है और इस समय जो पेशवा बने हुए मूल रूप से क्या है, उनकी उम्र भी कम होती है। इसलिए मराठा की जो ताकत है वो अब पेशवा से शिफ्टिंग होकर के मराठा सरदारों में चला जाता है, जिसे मराठा संघ कह रहे हैं। और ये सरदारों में कौन कौन थे, तो भोंसले भी थे, गायकवाड़ थे, सिंधिया थे, होलकर थे। ये 4 मराठा सरदार थे या मराठा संघ थे, जिनके हाथों में जो है मराठा शक्तियाँ घूमने लगी। और इसी समय जो है अंग्रेजों का प्रवेश हुआ या अंग्रेजों के साथ इनका संघर्ष हुआ। तो जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार कहे या सेकेंड एंग्लो मराठा वार कहे या थर्ड एंग्लो मराठा वार कहें, इनमें पेशवा की भूमिका जो है कम पाई जाती है। अधिक भूमिका किसकी पाई जाती है, तो अधिक भूमिका पाई जाती है इन मराठा सरदारों की, जिन्हें मराठा संघ कहा जाता है। ये नाना फडणवीस लगभग 1780 तक ये जो मराठा सरदार है, इनको नाना फडणवीस के द्वारा भी रोका गया था। अर्थात हम पेशवा बालाजी बाजीराव की बात कर रहे हैं, जब शक्ति का विकेंद्रीकरण होने लगा और इन मराठा सरदारों के हाथों में या मराठा संघ के हाथों में शक्तियां आने लगी, तब भी इन्हें कुछ हद तक जो है नाना फडणवीस के द्वारा रोका गया था। कहा जाता है कि नाना फडणवीस के समय तक जो है इन्होंने जो है सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। लेकिन नाना फडणवीस की मृत्यु जैसे हो जाती है 1800 में, तब इसकी जो साम्राज्य है वो ढहना प्रारंभ हो जाता है और आपस में जो इनके बीच में गुटबंदी प्रारंभ हो जाती है, इन संघों के बीच में, इन सरदारों के बीच में, और फिर ये आपस में लड़ने लगते हैं। और इसका लाभ उठा करके जो है ब्रिटिश क्या करते हैं, इन सभी को पराजित करते हुए इन्हें अंततः क्या करते हैं ना, सहायक संधि स्वीकार करने में मजबूर कर देते हैं या इन्हें अंग्रेजी प्रभुसत्ता में शामिल कर लिया जाता है। तो ये इस प्रकार मराठा साम्राज्य को 3 रूपों में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। संपूर्ण मराठा साम्राज्य की मैं बात कर रहा हूँ। पहला, अगर आप कहेंगे मुगल पीरियड के दौरान कौन था, तो शिवाजी से लेकर के जो है शिवाजी द्वितीय या राजा राम तक हम कह सकते हैं। उसके बाद पेशवाओं का काल आता है, जिनमें 3 पेशवा काफ़ी टफ होते हैं, जिन्होंने अपने बलबूते पर मराठा साम्राज्य को काफ़ी कुछ जो है ऊपर ले जाते हैं। यहाँ छत्रपति उपस्थित रहते हैं, लेकिन उनके पावर में शिफ्टिंग हो जाता है। और अब जो है माधव नारायण 1761 के बाद की जो इवेंट आपको देखने मिलेंगे, उस समय के बाद का जो 10 साल है, वहाँ मराठा सरदारों में क्या होता है, पावर का शिफ्टिंग हो जाता है। और अब इनका जो है फाइट होता है एक्चुअल में अंग्रेजों के साथ होता है। तो अंग्रेज जब आते हैं या जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश कंपनी, उनकी जो फाइट होती है, वे मूल रूप से छत्रपति के साथ उनको फाइट होता ही नहीं है। जो भी होता है वो मराठा सरदारों के साथ इनका होता है, जब ये टुकड़ों में बटे होते हैं। और इन टुकड़ों में बटे हुए उनको क्या किया जाता है ना, फ़ायदा लेकर के इन्हें अपने में शामिल कर लिया जाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कि एंग्लो मराठा वार जो है कैसे प्रारंभ हुआ और क्या कुछ हुआ। तो 1761 में माधव राव के बाद जो है माधव नारायण का क्या होता है न, उसे जो है पेशवा बनाया जाता है। लेकिन उसके तुरंत मृत्यु के बाद जो है माधव राव नारायण राव क्या बनते हैं ना, पेशवा बनते हैं। और इस समय काल में रघुनाथ राव के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। रघुनाथ राव विरोध होने के कारण, रघुनाथ राव का जब विरोध किया जाता है उत्तराधिकार को लेकर के, उस समय मराठा सरदार जो है रघुनाथ राव के ऑपोजिशन में खड़े हो जाते हैं। इस स्थिति को देखते हुए रघुनाथ राव क्या है, चुप हो जाते हैं। इवन नाना फडणवीस जो है वो भी रघुनाथ राव के विपक्ष में रहते हैं। इस कारण से नाना फडणवीस के ताकत को देखते हुए एवं अन्य सरदारों के ताकत को देखते हुए रघुनाथ राव क्या होते हैं, निरुपाय होकर के वे ब्रिटिश सत्ता की ओर मूव हो जाते हैं या अंग्रेजी सत्ता की ओर मूव होना क्या करते हैं, मूव कंपनी के साथ एक समझौता करने के लिए वो आगे बढ़ जाते हैं।
इस संदर्भ में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिर कंपनी को क्या आवश्यकता पड़ी कि वे मराठा के साथ संघर्ष किए। तो इसके पीछे आर्थिक कारण तो है ही, दूसरे साथ जो है साम्राज्यवाद की स्थापना भी एक बहुत बड़ा कारण है। इससे पूर्व आपने देखा कि बंगाल में जो बंगाल में ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित हो चुकी थी 1765 तक। इसके बाद फ्रांसीसियों को 1760 में बांडीवास के युद्ध में संपूर्ण रूप से हरा दिया गया था। अब इस काल में अगर हम बात करें दक्षिण में, तो दक्षिण में 3 शक्तियां बहुत महत्वपूर्ण थी। एक तो निज़ाम था, दूसरा कौन था, दूसरा था आपका मैसूर, और तीसरा था मराठा। इन दोनों में से निज़ाम के साथ जो है पहले ही समझौता कर लिया गया था। मैसूर के साथ 1799 तक क्या किया गया था ना, युद्ध चल रहा था। जब मराठा के साथ युद्ध चल रहा था तो मैसूर और निज़ाम के साथ भी अंग्रेजों के युद्ध चल रहे थे। तो मराठा एक बहुत बड़ी पावर के रूप में दक्षिण भारत में थी, और इसको हटाए बिना ब्रिटिश सर्वोच्चता किसी भी सूरत में स्थापित नहीं हो सकता था। दूसरी ओर गुजरात से लेकर के बॉम्बे तक जो कपास का व्यापार था, कॉटन का जो व्यापार था, वो काफ़ी मात्रा में बढ़ गया था। और अगर हम आर्थिकी की बात करें तो गुजरात से लेकर के बॉम्बे तक जो कॉटन के व्यापार है वो काफ़ी बढ़ गए थे, और कंपनी इस बात से चिंतित थी। क्योंकि मराठा एक बहुत बड़ी पावर थी, इनका गुजरात में भी कंट्रोल था, इनके मालवा में भी इनका कंट्रोल था, बॉम्बे के क्षेत्रों में या था महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी इनका कंट्रोल था। तो इस कारण से कंपनी भी चिंतित थी कि मराठा को भी पराजित करना उतना ही आवश्यक है जैसे हैदराबाद के निज़ाम को पराजित करना, जैसे मैसूर के हैदर अली और टीपू सुल्तान को पराजित करना, और जैसे फ्रांसीसियों को पराजित करना। और इसी प्रकार उन्होंने मराठों के साथ युद्ध करने के लिए वो आगे गए। और इसके लिए जो सबसे पहले इनको मौका दिया गया था वो किसके द्वारा, तो रघुनाथ राव के द्वारा दिया गया। इन्होंने माधवराव नारायण राव, जब एक छोटे बच्चे का जन्म हो जाता है तो वे नाराज हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं नाना फडणवीस की शक्ति और पावर या दबिश के कारण। तो वे कहाँ चले जाते हैं ना, सीधा कंपनी के पास चले जाते हैं, अर्थात बम्बई सरकार के पास चले जाते हैं, और बम्बई सरकार के साथ एक ट्रीटी करते हैं। और जिस ट्रीटी को कहा जाता है ट्रीटी ऑफ सूरत कहा जाता है 1775 का। इसमें 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है, देखिए जब भी कोई ट्रीटी होगा तो इसके 2 पक्ष होंगे। एक तरफ तो मान लीजिए कि जैसे रघुनाथ राव को मान लेते हैं, और एक तरफ मान लीजिए ब्रिटिशर्स हैं या ब्रिटिश कंपनी है। तो ट्रीटी संधि का अर्थ होता है कि दोनों को आपस में समझौता करना, इससे दोनों को लाभ प्राप्त होंगे। या अगर ट्रीटी एक तरफा हुई, अर्थात पूर्ण रूप से जो है क्या है ना, एक आदमी पराजित हो जाता है, तो उस स्थिति में क्या होगा ना, एक ही व्यक्ति को लाभ होगा। क्योंकि रघुनाथ राव ने ट्रीटी सहायता मांगने के लिए किया था, सैनिक सहायता के लिए किया था, तो ये ट्रीटी क्या था ना, दोनों पक्षों को लाभ के हिसाब से किया गया था। रघुनाथ राव की मांग थी कि उसे पेशवा बना दिया जाए, और बदले में वो ब्रिटिश को क्या देना चाहते थे, तो वे सॉल्सेट प्लस बसीन, ये 2 क्षेत्र वो देना चाहते थे। यह ट्रीटी हुआ 1775 में, जिसे सूरत की ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। बदले में कंपनी ने जो है, बम्बई सरकार ने क्या दिया, क्या कुछ दिया ना, उन्हें जो है सेना प्रदान किया, और इस सेना को लेकर के वे युद्ध में चले गए। लेकिन 1775 में जो है अड़ास के स्थान पर क्या हुआ, अनिर्णायक युद्ध हुआ। युद्ध जो है आप कह सकते हैं कि अनिर्णायक एक युद्ध लड़ा गया उस दौरान, अर्थात ना तो रघुनाथ राव जीती और ना ही जो है आपके ब्रिटिश जीत पाए। इसके बाद बहुत सारी घटनाएं घटी। घटनाओं में ये कि कलकत्ता की जो सरकार है उन्होंने जो है सूरत की संधि को जो है मान्यता नहीं दिया। इस स्थिति में उस समय कौन थे ना, उस समय वारेन हेस्टिंग्स क्या थे ना, बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो उन्होंने इस स्थिति को क्या है ना, मान्यता नहीं दिया। और उसके तुरंत बाद जब 1775 में जब एक अन्य युद्ध हुआ, तो इस युद्ध से अंग्रेजों की भारी जो है आप कह सकते हैं कि बदनामी हुई कि इस युद्ध में वे क्या थे ना, अनिर्णायक रहे। तो वारेन हेस्टिंग्स ने कर्नल अपटन को क्या कर दिया, भेज दिया। कर्नल अपटन को जब भेजा गया तो कर्नल अपटन के साथ जो है क्या हुआ ना, पुरंदर की ट्रीटी हुई, जो 1776 एक बरस बाद हुआ। पुरंदर की ट्रीटी जिसे हम कह रहे हैं, पुरंदर की ट्रीटी में क्या कुछ हुआ, तो पुरंदर की ट्रीटी में सॉल्सेट का जो एरिया है वो ब्रिटिश को प्राप्त हुआ। यहाँ तक तो ठीक है। और कहा गया कि रघुनाथ राव का पक्ष नहीं लिया जाएगा, अर्थात रघुनाथ राव को पेशवा नहीं माना जाएगा। तो मराठियों के साथ जो है कर्नल अपटन के नेतृत्व में पुरंदर की ट्रीटी हुई, और इस ट्रीटी में सॉल्सेट का एरिया तो उनके पास रहेगा, लेकिन वे रघुनाथ राव का पक्ष नहीं लेंगे। ये कहते हुए 2 ट्रीटी आपको देखने को मिलेगा उस दौरान।
इवन इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण ये था कि जो लंदन में डायरेक्टर्स हैं उन्होंने सूरत ट्रीटी को क्या कर दिया, मान्यता दे दिया, जो कि रघुनाथ राव के साथ पूर्व में हुआ था। अब इसी समय काल के दौरान नाना फडणवीस ने जो है सिंधिया के साथ, होलकर के साथ मिलकर के अपने मराठा संघ को क्या कर लिया था, मजबूत बना लिया था। और इसी स्थिति में जो है युद्ध होना क्या हो गया ना, युद्ध प्रारंभ होगा। इस युद्ध में जो है ब्रिटिशर्स जो है क्या ना, कंपनी पराजित हुई और जो है जिसे वार ऑफ हम लोग क्या कहते हैं ना, बडगांव कहते हैं। और इसके बाद बडगांव की क्या हुई, संधि हुई थी। 1779 में बडगांव की संधि हुई। इस बडगांव की संधि में भी ब्रिटिश जब पराजित हुए या जब ट्रीटी हुई, बडगांव हुई, तो ब्रिटिशर्स कंपनी को अपने 1773 के पहले के जितने भी प्रदेश थे वे उनको रिटर्न करने पड़े। और ये एक बहुत बड़ा अपमानजनक था, जिसे वारेन हेस्टिंग्स जो है तत्कालीन समय में सह नहीं पा रहा था। तब उसने क्या किया, उन्होंने 2 दल तैयार कर लिए। ये 2 दल क्या था ना, पूरे के पूरे जो है मराठा साम्राज्य को छिन्न भिन्न करने के लिए तैयार किया गया था। और वारेन हेस्टिंग्स की क्या पॉलिसी थी, वारेन हेस्टिंग्स ने 2 दल तैयार किए और ये 2 दल में एक जो है कैप्टन पोफम के नेतृत्व में भेजा, जो कि जो है ग्वालियर में अटैक किया और इसे 1780 तक इसे जीत लिया गया। दूसरा जनरल गार्डेट के नेतृत्व में भेजा गया, जो कि मध्य भारत, मिडिल इंडिया, और फिर इन्होंने पूना तक अटैक किया। हालांकि वे पूना को जीत नहीं पाए, लेकिन इन्होंने बड़ौदा के गायकवाड़ को जो है अपनी ओर मिला लिया था। तो ये कुछ सफलता जो है उस समय काल में वारेन हेस्टिंग्स ने लिया, या वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ये कुछ जो है बदले के स्वरूप काम किया गया, जब वे बडगांव के जो है वार ऑफ बडगांव, जब नाना फडणवीस, होलकर और सिंधिया के हाथों से पराजित हुए, तो ये चीज़ें उनके द्वारा की गई। ठीक है, इसके बाद क्या कुछ हुआ, इसके बाद की घटना यह है कि मराठा के जो नाना फडणवीस हैं उनके द्वारा मराठा संघ को और अधिक विस्तार किया जा रहा था। इसी समय काल में मराठों में जो भोसले हैं वे हैदराबाद के निज़ाम और हैदर अली, मैसूर के हैदर अली के साथ मिलकर के जो है क्या युद्ध शुरू कर दिया ना, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है प्रारंभ हो गया। यहाँ युद्ध चलते रहे और अंततः एक अनिर्णायक युद्ध हुआ। और ये अनिर्णायक युद्ध जो है ट्रीटी ऑफ सलवाई, 1782 में ट्रीटी ऑफ सलवाई हुआ, सलवाई की संधि हुई। और इस सलवाई की संधि से दोनों पक्ष जो है क्या हो गए ना, शांत हो गए। और कहा जाता है कि सलवाई की संधि के 20 बरस बाद तक ये स्थिति क्या रही, पूर्ण रूप से शांत पड़े रहे। सलवाई की संधि में क्या कुछ हुआ, जैसा कि सलवाई की संधि चूंकि एक अनिर्णायक संधि थी, तो इसमें दोनों पक्षों को फायदा था। ब्रिटिशर्स को क्या प्राप्त हुए न, सॉल्सेट प्राप्त हुआ और एलिफेंटा का द्वीप प्राप्त हुआ। और इधर क्या प्राप्त हुआ न, राघवा को समर्थन नहीं दिया जाएगा। दूसरी ओर पेशवा माधवराव नारायण राव को क्या माना गया ना, उनको पेशवा मान लिया गया। तो इस प्रकार का एक संधि हुए कब ना, 1782 में सलवाई की संधि। और इस सलवाई की संधि से अगले 20 वर्षों तक क्या है ना, आंग्ल और मराठे के बीच में शांति स्थापना हो गई। ये प्रथम आंग्ल मराठा वार की समाप्ति थी, जिनमें मूल रूप से हम कहेंगे कि वारेन हेस्टिंग्स की भूमिका रही, नाना फडणवीस की भूमिका देखी गई मराठों की ओर से, भोसले की भूमिका देखी गई और सिंधिया की भूमिका देखी गई। वार अनिर्णायक रहा और इसमें अंततः सलवाई की संधि जो है 1782 में एक प्रतिफल के रूप में जो है प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए अब इसके तुरंत बाद क्या कुछ हुआ उसको लेकर के डिस्कशन कर लेते हैं। नाना फडणवीस जब तक जिंदा थे उन्होंने मराठा सरदारों को एक साथ जोड़ करके रखा। तो पेशवा क्या थे, इससे नाराज हो गए। चूंकि पेशवाओं की शक्ति, बाजीराव उस समय पेशवा कौन थे, तो बाजीराव सेकंड जो है उस समय पेशवा थे, और नाना फडणवीस के रहने तक जो है उनकी शक्ति कम हो गई। तो पेशवा बाजीराव जो है इस व्यवस्था से क्या थे, नाराज थे। और जैसे ही नाना फडणवीस की मृत्यु 1800 में हुई, पेशवा बाजीराव के द्वारा जो नीतियाँ अपनाई गई वह मराठा साम्राज्य के कहीं ना कहीं विखंडन में बहुत हद तक जिम्मेदार माना जाता है। ऐसा इसलिए कि पेशवा ने अब मराठा सरदारों के बीच में ही गुटबंदी करना प्रारंभ कर दी, अर्थात होलकर को लेकर के, सिंधिया को लेकर के, भोसले को लेकर के आपस में लड़ाना प्रारंभ कर दिए। और कहा जाता है कि ये जो पेशवा के द्वारा जो ये रूल अपनाया गया, ये रूल मराठा के लिए घातक साबित हुआ। और फिर ये आपस में एक दूसरे से लड़ते हुए जो अंततः ब्रिटिश साम्राज्य में वे क्या हो गए, विलीन हो गए। तो क्या कुछ हुआ उसको लेकर के डिस्कशन कर लेते हैं। इस दौरान जो बाजीराव सेकंड है
पेशवा बाजीराव सेकंड है, उन्हें किसकी सहायता प्राप्त हुआ? उनको जो है दौलत राव सिंधिया का जो है सपोर्ट प्राप्त हुआ। दौलत राव सिंधिया और जसवंत राव होलकर इस समय दो क्या थे? महत्वपूर्ण किरदार के तौर पर थे जो मराठा के अंतर्गत थे। तो दौलत राव सिंधिया ने बाजीराव द्वितीय को मनाने में कामयाब हो गए और उन्होंने बाजीराव द्वितीय को साथ पकड़ लिया। दूसरी तरफ कौन थे? तो होलकर थे, जसवंत राव होलकर। पेशवा ने, जैसा कि मैंने कहा कि पेशवा की जो नीतियाँ थी वे मराठा सरदारों को झगड़े लगाने में जो है क्या है ना, या उन्हें तोड़ने में वे काम करने लगे, जिसका जो है आप कह सकते हैं परिणाम बहुत बाद में चल करके खराब हुआ। पेशवा बाजीराव सेकंड ने जसवंत राव होलकर के भाई की हत्या कर दी और इस कारण से होलकर ने इनके क्षेत्र में अटैक करना प्रारंभ कर दिया। तो एक तरह से आप ये समझ पा रहे हैं कि बाजीराव नाना फडणवीस के मृत्यु के बाद क्या कुछ हुआ ना, आपस में ही ये लड़ने लगे। ये मराठा सरदार कभी जो है क्या थे ना, पेशवाओं के अधीन थे और पेशवाओं के अधीन होते हुए कार्य करते थे, लेकिन अब ये स्वतंत्र हो गए थे। और बाजीराव सेकंड के काल से हम कह सकते हैं मराठा का जो है पतन का काल प्रारंभ हो गया था, जब इन्होंने जो है गुटबंदी प्रारंभ कर दिया, एक को लेकर के दूसरे को क्षति पहुंचाना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, तो होलकर ने भी इनके क्षेत्र में अटैक करना प्रारंभ कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लॉर्ड विलिस्ली का जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम है वो काम करना प्रारंभ होता है। चूंकि समय काल को अगर आप देखेंगे तो 1800 है और 1799 तक जो है हैदराबाद का निज़ाम और मैसूर जो है सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत आ चुका था। मराठों में जब तक नाना फडणवीस थे तब तक सब्सिडी अलायंस की तो कोई बात ही नहीं थी, उन्होंने सरदारों को रोक कर रखा था। लेकिन अब उल्टा उपाय हो गया था। ठीक है, तो अब क्या हुआ था ना, अब गुटबंदी के कारण जो अंग्रेजों को सपोर्ट होना प्रारंभ हो चुका था। तो होलकर और पेशवा, जैसा कि आपने देखा कि जसवंत राव होलकर और पेशवा के मध्य क्या हुआ ना, युद्ध हुआ और जसवंत राव होलकर ने पूना को जो है 1802 में जीत लिया, यूं क्यों या कहे कि लूट लिया। इस समय इसके कारण जो है बाजीराव सेकंड क्या है ना, पुनः भाग करके कहाँ चले गए ना, कंपनी के पास चले गए। देखिए अब ये फिर कहाँ चले गए, कंपनी से सहायता लेने के चले गए। और कंपनी के साथ अब जो ट्रीटी हुई कहा जाता है काफ़ी खतरनाक ट्रीटी हुई, जिसे बसीन की ट्रीटी कहा जाता है। 1803 में ये ट्रीटी हुई। इससे समस्त पावर, अगर आप कहेंगे समस्त पावर कहाँ चला गया, तो समस्त पावर चला गया वो कंपनी के हाथ में चला गया। पेशवा जो है निरुपाय हो गया, इसके पास वैसा कोई क्षेत्र नहीं रहा। तो पेशवा स्वयं को बचाने के लिए अपने ही मराठा सरदारों को साथ क्या ना षड्यंत्र किया और षड्यंत्र का परिणाम ये हुआ कि उन्हें भागना पड़ा और वे जाकर के वशीन की संधि कर बैठे। इस वशीन की संधि ने सारा क्षेत्र जो है कंपनी के हाथों में दे दिया, चाहे वे गुजरात, ताप्ती और नर्मदा का क्षेत्र हो, तुंगभद्रा का प्रदेश हो, सूरत भी कंपनी को मिल गया, गिवन टू द कंपनी। और सबसे बड़ी चीज़ था वशीन की संधि ने जो फॉरेन पॉलिसी ऑफ मराठा थी वो भी किसके हाथों में चला गया, तो ब्रिटिश के हाथ में या कंपनी के हाथों में चला गया। तो वशीन की संधि एक प्रकार से कहा जाता है बहुत घातक साबित हुआ मराठा साम्राज्य के लिए, और जिसमें हम कह सकते हैं कि पेशवा बाजीराव की अदूरदर्शिता का परिचय प्राप्त होता है और उन्होंने जो है जीते जागते इस मराठा साम्राज्य को कह सकते हैं कि खत्म कर दिया। और अब वसीन की संधि 1803 में हुई और इसके बाद शुरू हुआ सेकेंड एंग्लो मराठा वार, जो कि 1803 से लेकर के लगभग 2 वर्षों तक 1805 तक चला। अब इसमें क्या कुछ था, अब इसमें जो है 3 शक्तियां आपको देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो भोसले थी, दूसरी तरफ कौन थे, होलकर थे, और तीसरा था जो है गायकवाड़ था। तो ये जैसे ही आपने देखा कि पेशवा ने कंपनी के साथ हाथ मिलाया तो भोसले पेशवा से नाराज होकर उन्होंने तुरंत एक नई पेशवा के तौर पर उम्मीदवारी खड़ी कर दी और यह एक युद्ध का संतनाद हो गया। तो वे पेशवा से ये सभी मराठा सरदार नाराज थे। इसी दौरान लॉर्ड विलिस्ली ने जो है लॉर्ड लेक को जो है क्या है भेजा, और जिन्होंने 2 वर्षों तक, अगले 2 वर्षों तक 1803 से लेकर 1805 तक मराठा के भिन्न भिन्न प्रांतों को में लड़ाइयाँ लड़ी और कई संधियाँ देखने को मिली, जिनको लेकर के हम डिस्कशन करेंगे। तो क्या कुछ संधियाँ हुआ, पहली संधि आपको देखने को मिलेगा देवगांव की ट्रीटी। ये किसके साथ हुआ देवगांव की ट्रीटी, तो ये देवगांव की ट्रीटी हुआ भोसले के साथ 1803 में हुआ। इससे इनको कई प्रदेश मिले, जैसे कटक और वर्धा का रीजन जो है इनको मिल गया।
सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई। ये ट्रीटी किसके साथ हुआ? तो ये ट्रीटी सिंधिया के साथ हुआ, 1803 में ही हुआ। गंगा जमुना के जो प्रदेश है वो प्राप्त हो गए, और राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, गोहद का जो क्षेत्र है वो भी जो है किसको प्राप्त हुआ? अंग्रेजों को प्राप्त हो गया, या विलीस्ली को प्राप्त हो गया। तो विलीस्ली ने कई प्रांतों को प्राप्त कर लिया। अभी तक ये रुका नहीं। इसके बाद तीसरी जो ट्रीटी हुई, उस ट्रीटी को क्या कहा जाता है? उस ट्रीटी से पहले देख लीजिए कि 1804 में, चूंकि भोसले और सिंधिया तो हो चुका था, होलकर अभी बचे हुए थे मराठा सरदार के रूप में। 1804 में कंपनी और होलकर भिड़ गए आपस में, और होलकर की हार हुई। होलकर के हार होने के बाद राजपुर घाट की ट्रीटी हुई 1805 में, जो कि सर जॉर्ज बार्लो के अधीन किया गया। और अब समस्या क्या था? एक तो लॉर्ड विलीस्ली जो कि सर्वोच्चता नीति को, युद्ध की नीति को या प्रदेशों को सब्सिडी अलायंस के अंतर्गत लाना चाहते थे, और इस नीति में उनको काफ़ी खर्च का वहन करना पड़ रहा था। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इस चीज़ से नाराज थे। राजपुर घाट संधि जैसे ही हुआ, उस समय काल के बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने लॉर्ड विलीस्ली को वापस बुला लिया, चूंकि इकोनॉमिक बोझ काफ़ी बढ़ चुका था। चाहे जो भी हो, सेकंड जो मराठा वार है वो देवगांव की संधि और सुरजी अर्जुन गांव की संधि और राजपुर घाट की ट्रीटी अलग अलग, याद रखिएगा, 3 मराठा सरदारों के साथ हुआ, जिनमें एक बार फिर से याद कर लेते हैं। देवगांव की ट्रीटी भोसले के साथ हुआ 1803 में, सुरजी अर्जन गांव की ट्रीटी सिंधिया के साथ हुआ, और राजपुर घाट की ट्रीटी किसके साथ हुआ? तो ये आपका होलकर के साथ हुआ। ठीक है, ये 3 ट्रीटी 3 मराठा सरदारों के साथ हुआ, और इस प्रकार मराठा सरदार पूर्ण रूप से टूट चुके थे। अब उनके सारे प्रदेश, सारे इकोनॉमिक एरियाज जो है किसके हाथों में चले गए थे? ना कंपनी के हाथों में चले गए थे। इसके कुछ समय के बाद जो है कार्नवालिस का आगमन हुआ, और कार्नवालिस के समय काल में होलकर और सिंधिया फिर पुनः खड़े हो गए। अब इन्होंने क्या क्या, चूंकि ये डायरेक्ट तो कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो इन्होंने, आपको अगर याद होगा तो इन्होंने पिंडारियों का सहायता लिया। पिंडारिया क्या थे ना, होलकर और सिंधिया के सैनिक के रूप में काम करते थे, लेकिन नियमित नहीं थे, इरेगुलर थे। इनका काम था लूटना। इन्होंने गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में खूब लूट क्षेत्रों को लूटा, लेकिन इन्होंने काम होलकर और सिंधिया के ओर से ही किया। ठीक है, अब इसके बाद जो है 1813 में जो है आपका आगमन हो जाता है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स किसी भी प्रकार में जो है अब इनको बर्दाश्त करना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि पूर्ण रूप से ब्रिटिश सत्ता भारत में स्थापित हो, और इस समय काल के दौरान बाजीराव जो सेकंड थे वो एक अंतिम प्रयास करना चाहते थे, क्योंकि उनके हाथ से ऑलरेडी सत्ता निकल चुकी थी। ऑलरेडी जो है भोसले, सिंधिया, होलकर के साथ संधिया करते हुए सारे क्षेत्र, आपने देखा कि वसीम की संधिया में पेशवा ऐसे ही पंगु हो चुका था, और उसके बाद देवगांव की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि और राजपुर घाट की जो संधि हुई, उसमें तीनों मराठा सरदार भी टूट चुके थे, लेकिन एक अंतिम प्रयास करना चाहते थे। तो इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इन तीनों को पराजित किया, और फिर 3 क्या है ना, 3 आप कह सकते हैं ट्रीटियाँ हुई। वो ट्रीटी कौन कौन से थे? तो एक ट्रीटी था नागपुर ट्रीटी, जो 1816 में हुआ भोसले के साथ हुआ, जिसमें वे पराजित हुए। फिर ग्वालियर ट्रीटी हुए 1817 को सिंधिया के साथ। फिर पूना ट्रीटी हुआ, जो कि बाजीराव सेकंड के साथ हुआ। और फिर मंदसौर की ट्रीटी भी हुई, जो कि होलकर के साथ हुई। कहा जाता है कि 1818 में पेशवा के पद को ही समाप्त कर दिया गया, और बाजीराव को पेंशनर बना दिया गया, और उन्हें बिठूर भेज दिया गया, और इस प्रकार अंततः मराठा साम्राज्य क्या हो गया ना, समाप्त हो गया। तो एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में जो है मराठा साम्राज्य था, लेकिन मराठा साम्राज्य की हम कह सकते हैं कि अगर पूर्ण रूप से इसका कंक्लूजन निकाला जाए तो आप समझेंगे कि शिवाजी से लेकर के राजा राम तक इन्होंने काफ़ी फाइट किया मुगलों के से, और उन्होंने किसी भी सूरत में जो है पावर को अपने हाथ से अलग नहीं होने दिया, और उन्होंने काफ़ी संघर्ष भी किया। पेशवा के काल में पेशवा भी टिके रहे। इन्होंने पूरे क्षेत्र में इसे एक राष्ट्रव्यापी शक्ति के रूप में मराठा को बनाए रखा, और इस समय मराठा सरदार भी उपस्थित रहे। लेकिन जैसे ही आप कह सकते हैं कि माधव नारायण पेशवा आते हैं, तो आपस में गुटबाजी के चलते रघुनाथ राव से ये टूट शुरू होती है, और फिर नाना फडणवीस की मृत्यु होने के बाद बाजीराव सेकंड के काल में ये जो है एकदम आपस में गुटबंदी से लड़ाई होता है, और फिर सिंदर भोसले सिंधिया और होलकर के साथ जो है गायकवाड़ के साथ जो है अंग्रेजों का युद्ध होता है, और इनको छिन्न भिन्न करते हुए मराठा साम्राज्य को जो है क्या है 1818 तक अंततः अपने में विलीन कर लिया जाता है। तो इस प्रकार दक्षिण की जो है एक संपूर्ण बड़ी शक्ति जो कि मराठा के रूप में, उसका अब अंत हो गया। तो साथियों, आज इंडिया इन 18वीं सेंचुरी का लगभग सारे पोर्शंस को हम लोग पीटी और मेंस स्तर पर देख लिया है। इससे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। मेंस में ये भी प्रश्न पूछा गया था कि जो है
साहू के बाद आपने देखा, या ये पूछा गया था कि मराठा सरदारों के आपसी संघर्ष ने ही मराठा साम्राज्य को खत्म कर दिया, जो है इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न को जो है आप आसानी से यहाँ से लिख सकते हैं, कई उदाहरण दे सकते हैं। रघुनाथ राव का उदाहरण, राजा राम और ताराबाई का युद्ध हो गया, पेशवा बाजीराव और किस प्रकार होलकर के साथ युद्ध हुआ। इन युद्धों के कारण या आंतरिक कलह के कारण ही क्या है ना, इस मराठा साम्राज्य का अंत हुआ, जो हमें शिवाजी से लेकर के राजा राम तक एक संगठित आपको मराठा साम्राज्य था। ये पेशवा के काल तक भी था, वो मराठा संघ के काल में जो है मराठा का क्या हो गया ना, अंत हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार 18वीं सेंचुरी समाप्त हुई। हम लोग आगे जा करके जो है नए जो है सेंचुरीज में आएंगे, 19वीं सेंचुरीज में आएंगे, और 19वीं सेंचुरीज में क्या कुछ हुआ, अर्थात सोशल रिफॉर्म से लेकर के सारी चीज़ों को क्या करेंगे अब जो है आगे के क्लासेस में किए जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।